हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटेक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटिंग, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का। आज मैं वन शॉट वीडियो लेकर आई हूं। इस वीडियो में मैं विदाउट एडजस्टमेंट एंड विद एडजस्टमेंट दोनों ही तरह के क्वेश्चंस कैसे करना है एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आपका इस वीडियो को देखकर रिविजन हो जाएगा, यदि किसी तरह का डाउट है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब आप एंड तक देखेंगे तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, तो देखो उसके बारे में यदि हम पढ़ें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड द समरी ऑफ अकाउंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो इन सब की क्या करता है, वो समरी प्रोवाइड करता है। इसके बाद क्या करता है, समरी ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। और ये मतलब जो हमारा बिजनेस था उसके लिए हमने सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग करी, उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करी, फिर हमने उसको आगे जो भी उसकी प्रोसेस होती है वो पूरी करी। अब ये क्या करता है, सबसे आखिरी जो काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, वो करता है द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। मतलब इसमें बैलेंस शीट बनाई जाती है जो एसेट्स की, लाइबिलिटी की और कैपिटल की सारी जो रिफ्लेक्शन है उसको बताता है। कब तक, पूरे साल में, टिल द एंड डेट तक। और इनकम स्टेटमेंट के बारे में भी बताता है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड रहता है। अब ये दोनों चीजें मिलकर क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो अब देखो, अब इन चीजों को हम सेपरेटली समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो देखो यहां पर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, उसे देख लो। ट्रेडिंग अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहली स्टेज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस के बाद जो पहली स्टेज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, वो क्या होती है, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट होती है। इसमें क्या होते हैं, जितने भी हमने बाय और सेल किए हैं गुड्स और सर्विसेज अकाउंटिंग पीरियड में, उन्हें लिखा जाता है। देखो, आपने जनरल एंट्री कर ली, लेजर कर लिया, ट्रायल बैलेंस। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, उस ट्रायल बैलेंस को देखकर आपको क्या बनाना है, आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ये पूरा फॉर्मेट दिया है जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिया है, सॉरी, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको देखकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक दिया होगा क्वेश्चन में, उसे लिखना है। परचेज में से परचेज रिटर्न, मतलब रिटर्न आउटवर्ड माइनस होना है। वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट एंड कार्टेज, फैक्ट्री पावर, ये यहाँ पे लिखना है। कहाँ पर, डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड क्या लिखना है, सेल्स। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करना है। कोई यदि स्क्रैप सेल है तो उसे लिखना है, और क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक लिखना है। यहां तक की चीजें लिखनी है। फिर हमें क्या करना है, टोटल करना है, इधर का और इधर का। यदि इधर का टोटल ज्यादा है तो हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा, ग्रॉस लॉस। इसका जो आंसर होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस लॉस। और यहां पर यदि इधर का टोटल ज्यादा है और इधर का कम है तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो क्या निकलता है, ग्रॉस लॉस निकलता है या ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद आता है क्या, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, पीएनएल अकाउंट में भी एक्सपेंसेस और इनकम लिखे होते हैं, लेकिन जो ये एक्सपेंसेस और इनकम है ये डिटरमाइन करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को। मतलब इसमें जो आंसर आता है वो या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। इसमें क्या क्या आता है, ट्रायल बैलेंस ही दिया है। ट्रायल बैलेंस में से छाट कर आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट की चीजें हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, और जो पीएनएल अकाउंट की चीजें हैं उसे पीएनएल अकाउंट में लिखना है। अब पीएनएल अकाउंट में क्या क्या आएगा, उसके लिए पूरा फॉर्मेट दिया है। सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, ये जब आप करेंगे, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करते हैं तो इन्हें अपने पास रख लीजिएगा फॉर्मेट को, और फिर उसको देखकर करना। फिर धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ये सब चीजें हमें याद हो जाती हैं। तो जब यहाँ का टोटल ज्यादा आएगा और यहाँ का कम आएगा तो नेट लॉस आएगा, और यहाँ का ज्यादा आया तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा। एक चीज इसमें और ध्यान रखना है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है वो यहाँ पर ट्रांसफर होता है। यदि ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और यदि ग्रॉस लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा। जो भी आंसर वहां पे निकला था, यहां तक हुआ क्लियर।
इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट आखिरी आइटम होते हैं जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आखिरी काम होता है बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। अब इसमें क्या होता है, ऊपर ऐसे बैलेंस शीट लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो कैपिटल है, ये सारी चीजें ट्रायल बैलेंस में दी होती हैं ऑलरेडी। कैपिटल, यदि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट है तो उसे ऐड करते हैं, यदि ड्राइंग, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या नेट लॉस है तो उसे माइनस करके बाहर लिख देते हैं। उसके बाद रिजर्व दिया होता है, लोन, बिल्स पेबर, बैंक ओडी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसी तरह एसेट्स में यहाँ पर गुडविल, प्लांट, लैंड, पेटेंट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, लोन, क्लोजिंग स्टॉक, कैश, बैंक और हैंड। तो ये यहाँ पे हम इसे लिखते हैं। अब इसमें खासियत क्या है इसकी खासियत ये है कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमेशा मैच होती है। मतलब इसका जो एसेट साइड है और लाइबिलिटी साइड है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। यहाँ पर आती है जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो, और यहाँ पर आती है जितनी ही एसेट्स होती है वो। तो जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है और जितनी भी हमारी एसेट्स है वो दोनों बराबर आना चाहिए, तभी हमारा पूरा आंसर करेक्ट माना जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपने कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में या बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं गलती कर दी है, जिसके कारण आपका लाइबिलिटी और एसेट्स मैच नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से ये बन जाता है पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो होता है इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो इसमें देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए लिखा रहता है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह एज 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ये दिया होता है। अब इसमें से जैसे ये कैपिटल दी है, मशीनरी दी है, सेल्स दी है, परचेज दी, तो अब इसमें से आपको छांटना पड़ता है कि परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। स्टॉक दिया है तो स्टॉक कहाँ आएगा, ड्राइंग कहाँ आएगी, वेजेस, कैरेज इनवर्ड। तो ये आपको खुद को पता करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, कौन सी चीज़ P&L अकाउंट में आएगी और कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में आएगी। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, चाहे आप किसी भी बुक से कर रहे हो, चाहे TS ग्रेवाल की बुक से कर रहे हो, DK गोयल की बुक से कर रहे हो या NCERT से कर रहे हो। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस मैंने भी कराए हैं TS ग्रेवाल की बुक के। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और नीचे क्लोजिंग स्टॉक हमेशा यहां पर बाहर दिया होता है। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, ये क्वेश्चन होते हैं विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, विदाउट एडजस्टमेंट। अब आप बोलेंगे कि मैडम ऐसा क्यों, मतलब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस ट्रायल बैलेंस दिया है और क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विथ एडजस्टमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो विदाउट एडजस्टमेंट हो गया, विथ एडजस्टमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन विथ एडजस्टमेंट के क्वेश्चन समझने से पहले वो एडजस्टमेंट क्या क्या हैं उन्हें समझना जरूरी है। ठीक है ना, तो टोटल 15 एडजस्टमेंट होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पर सभी एडजस्टमेंट लिख दिए हैं, तो बस इनको एक एक करके समझ लो। तो आपके जो विथ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वन शॉर्ट वीडियो में ही आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इसमें सबसे पहला होता है क्लोजिंग स्टॉक। इसे हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं और एसेट साइड लिखते हैं कहां पर, बैलेंस शीट में। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहां पर आएगा, वो हमेशा आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी डेबिट साइड आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के या P&L अकाउंट के, ये हमेशा ऐड होते हैं, ध्यान रखिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होते हैं, जैसे वेजेस दी है और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आपको जो वेजेस है उसमें इसे प्लस कर देना है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि यदि ट्रेडिंग अकाउंट का कोई आइटम है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड हो जाएगा। कि जैसे रिपेयर आया है, रिपेयर में यदि आउटस्टैंडिंग रिपेयर दिया है तो वो P&L अकाउंट में आता है तो वो P&L अकाउंट में प्लस हो जाएगा। उसके बाद होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के या P&L अकाउंट के, लेकिन ये हमेशा डिडक्ट होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है ना, जो भी एक्सपेंसेस है उससे, और इन्हें एसेट साइड लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटी साइड लिखते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन
प्रीपेड एक्सपेंसेस को कहां पर लिखते हैं बच्चों, एसेट साइड लिखते हैं, इसे भी नोट करिएगा। उसके बाद एक्रूड इनकम, ये क्या होती है, एक्रूड इनकम भी ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में आती है और साथ ही साथ ये बैलेंस शीट की एसेट साइड आती है, ठीक है, और इसे भी ऐड किया जाता है, ठीक है, इसे भी नोट करिएगा। एक्रूड इनकम का क्या करते हैं। उसके बाद आती है इनकम रिसीव इन एडवांस, यदि कोई ऐसी इनकम है जो एडवांस में रिसीव हो गई है तो इसे क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्योंकि जितनी भी इनकम होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे पीएनएल अकाउंट हो उसके क्रेडिट साइड आती है, तो यहाँ पर उसे क्या करते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। किसमें, पीएनएल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में। और हमेशा जो इनकम एडवांस में रिसीव हुई है उसे हमेशा डिडक्ट किया जाता है, तो इसे हमेशा माइनस करते हैं, इसे भी नोट कीजिए। फिर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है पीएनएल अकाउंट में। जैसे फर्नीचर लिखा है, अब फर्नीचर पर नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि 10% डेप्रिसिएशन है, तो 50,000 का जो फर्नीचर था उस पर 5,000 डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ पर लिखेंगे, जो हमारा पीएनएल अकाउंट है उसके डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन उसे नीचे कहाँ पर जो एसेट्स है, जो भी एसेट्स है, जैसे फर्नीचर एक एसेट्स थी उसका डेप्रिसिएशन था 5,000, तो 50,000 में से 5,000 माइनस करके कहाँ पर लिख देंगे, एसेट साइड लिख देंगे। इसके बाद आते हैं बैड डेब्ट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बैड डेब्ट्स के कैलकुलेशन में। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, यदि आपको डाउट हो तो उसे देखकर अपना डाउट पूरा खत्म कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, इसका मतलब ये होता है कि बैड डेब्ट्स ऑलरेडी उसकी एंट्री हो चुकी है और ऑलरेडी वो डिडक्ट हो चुके हैं किससे, सन्ड्री डेटर्स में। ऐसी केस में बैड डेब्ट्स को सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स दिए हैं, दो तरीके से दिए जाते हैं, या तो अंदर दिए हैं और या बाहर दिए हैं। बैड डेब्ट्स इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो यदि अंदर दिए हैं तो मतलब क्या हुआ है, ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं, लेकिन यदि बाहर दिए हैं तो उन्हें हमें डेटर्स में से क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इनको क्या कहा जाता है, फर्दर बैड डेब्ट्स भी कहा जाता है, जो सन्ड्री डेटर्स में से हमेशा क्या होंगे, डिडक्ट होंगे। ये डिडक्ट नहीं होंगे और ये डिडक्ट होंगे, ये ध्यान रखना कि अंदर दिए हैं या बाहर दिए हैं, ये थोड़ा सा समझना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑफ डाउटफुल डेट्स। तो देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज शो इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिडक्टिंग फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन में आपको दिया है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो आपको पहले क्या करना है, जो आपका डेबिट साइड है पीएनएल अकाउंट का वहां लिखना है, और साथ ही साथ फिर जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको फिर वहां पर लिखकर इसे डिडक्ट करना है। नेक्स्ट लिखा है provision for discount on debtors. It is shown in the debit side of profit and loss account. It is deducted from sundry debtors of asset side in balance sheet. तो बस ये भी वही है कि यहाँ पर इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो करते हैं और डेटर्स में से माइनस कर देते हैं। फिर होता है मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन भी एक एक्सपेंसेस माना गया है जिसे डेबिट साइड लिखते हैं, और कमीशन को हमेशा एक लाइबिलिटी के तौर पर माना जाता है क्योंकि हमें उसे पे करना होता है। उसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो अब क्या होता है ना, उसकी कैपिटल पर उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल क्या होता है, इसे हम शो करते हैं हमेशा एक्सपेंसेस के तौर पर, क्योंकि क्या है, ये बिजनेस का खर्चा है इंटरेस्ट देना, और लाइबिलिटी साइड इसे ऐड कर दिया जाता है कैपिटल में से, ठीक है ना। तो ये होते हैं एडजस्टमेंट। इसके बाद अभी और भी एडजस्टमेंट है जिन्हें आपको समझना जरूरी है, थोड़े से ही हैं, 15 एडजस्टमेंट पूछे जा सकते हैं। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। यदि कोई गुड्स प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए ले लिया है तो ये कहाँ पर डेबिट साइड में शो होते हैं और परचेज में से डिडक्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ लाइबिलिटी साइड शो होते हैं और कैपिटल में से डिडक्ट हो जाते हैं। देखो, कोई भी एडजस्टमेंट है उसका दो ट्रीटमेंट होता है, या तो ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में यूज होगा और एक अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें यूज होगा। फिर एबनॉर्मल या एक्सीडेंटल लॉस दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड है ना। अब ये देखना है कि ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये रिकवरेबल है या नहीं है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड बाय लॉस,
देखिए यहां पर ये मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे लॉस को जो लॉस रिकवर नहीं हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से। देखो जब कोई हमें नुकसान होता है, कोई एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है, तो हम उसका इंश्योरेंस तो करा के ही रखते हैं। तो यदि उस लॉस का हमें कुछ पैसा नहीं मिला है, सपोज मैंने 10,000 रुपए का कोई चीज का मुझे नुकसान हो गया था, ठीक है, उसमें से 8,000 मिल गया, 2,000 नहीं मिला, तो मैं 2,000 का अमाउंट कहां पर लिखूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये मुझे पैसा नहीं मिला है। द अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीवेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और जो पैसा मिल गया है, जैसे 8,000 मुझे मिल गया है, तो मैं इसे कहां पर लिखूंगी? एसेट साइड लिखूंगी बैलेंस शीट के। क्लियर? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यदि कोई आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ सैंपल, तो हम क्या करेंगे? इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, और परचेज में से या तो क्रेडिट साइड लिख दो या परचेज में से डिडक्ट कर दो। साथ ही साथ फिर हम इसे क्या करेंगे? अपने एक्सपेंसेस के तौर पर दिखाएंगे। ये दोनों ही तरीके कर सकते हो, या तो आप परचेज में से माइनस कर दो या क्रेडिट साइड लिख दो। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये कहां पर? ये क्रेडिट साइड लिखा जाता है, कहां पर? गेन के, यदि क्योंकि हमने पैसा निकाला था, ठीक है, हमने पैसा निकाला था। ड्रॉइंग का मतलब हम बिजनेस हैं और बिजनेसमैन ने पैसा निकाला था, अब उससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर कहाँ शो करते हैं इसे? क्रेडिट साइड, क्योंकि जितनी भी इनकम होती है उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं? इसे माइनस करते हैं, किस में से? कैपिटल में से, जो लायबिलिटी साइड लिखी होती है। क्योंकि देखो जो ड्रॉइंग होती है वो हमेशा क्या है, कोई भी बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस से पैसा लिया खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस तो भैया बोलेगा कि तुम वो पैसा भी दो और हमें इंटरेस्ट भी दो, तो उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो जो इंटरेस्ट उससे मिला वो तो उसके लिए इनकम है। तो जो कैपिटल है उसे हमेशा उसमें से हमेशा उसको क्या कर देते हैं? उसको हमेशा उसमें से माइनस कर देते हैं। तो अब बच्चों ये इतने एडजस्टमेंट होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये सिंपल ट्रायल बैलेंस दिया होता है, दिया है, और इस तरह से नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन करके ये सारे एडजस्टमेंट दिए होते हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया। आपको पहले क्वेश्चन बताया था उसमें सिर्फ एक चीज दी होती थी नीचे, क्या? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ये और भी एडजस्टमेंट यहाँ पर दिए होते हैं। तो उन जैसे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक दिया था, लेकिन उसके अलावा भी देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, वेजेस आउटस्टैंडिंग, रेंट प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह से नीचे एडजस्टमेंट दिए होते हैं। और इन एडजस्टमेंट के साथ आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो इसके भी सभी क्वेश्चंस मैंने टीएस ग्रेवाल के बुक के कराए हैं। आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके सारे डाउट उसमें खत्म हो जाएंगे। आज ये वन शॉट वीडियो था, लेकिन इसमें मैंने आपको डिटेल चैप्टर, ये 2 सेपरेट चैप्टर हैं टीएस ग्रेवाल के बुक में, जिसे मैंने मिक्स करके एक ही वीडियो में समझा दिया है, ताकि सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है उसको लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।